हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत इसमें सौर ऊर्जा के बारे में जाना कि सौर ऊर्जा क्या है। कि भारत एक भाग्यशाली देश है क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा का अर्थ है धरती पर पड़ रहे सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा से। सूर्य ऊर्जा का एक विशाल स्रोत है। सूर्य का जो ऊर्जा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत से भिन्न है। सौर ऊर्जा के तत्काल रूपांतरण द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसमें जैसे सौर तापन युक्तियाँ हैं, सोलर हीटिंग डिवाइस। जो सौर तापन युक्तियाँ हैं, सोलर हीटिंग डिवाइस, ये होता क्या है, वे युक्तियाँ जिनमें सौर ऊर्जा का अधिकाधिक संग्रह किया जा सके और सौर तापन युक्तियाँ ये कहलाती है, यानी सूर्य ऊर्जा का अधिकाधिक संग्रह करने का। जैसे इसमें आता है एक सोलर कुकर के बारे में देखते हैं। सोलर कुकर, तो पहले इसके बारे में जानते हैं। सोलर कुकर एक युक्ति है जिसे सूर्य द्वारा विकिरित ऊष्मा ऊर्जा का उपयोग करके खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर एक रोधी धातु या लकड़ी के बक्से का बना होता है जो भीतर से पूर्णतः काले रंग का होता है और पकाए जाने वाले भोजन को धातु पात्रों में रखते हैं जो बाहर से काले रंग के होते हैं। तत्पश्चात धातु पात्रों को सौर कुकर बक्से के अंदर रखते हैं और कांच की जो सीट है उसे ढक देते हैं। ठीक है। जैसे ये लकड़ी का एक बक्सा है, इसके अंदर धातु का डिब्बा जो लगा हुआ है, इसके चारों ओर काले रंग का इसमें खाने रखने का जो पात्र है, भोजन रखने का, वो काले रंग का डिब्बा है। इसके ऊपर एक कांच की प्लेट रखी हुई है। ये जो दिख रहा है परावर्तक सतह है, परावर्तक दर्पण कांच की प्लेट है। इससे जैसे सूर्य की प्रकाश आएगा तो ये परावर्तित होकर के कांच के जो बक्से के अंदर है। ये खाने वाले जो डिब्बे धीरे धीरे ये गर्म होगा और ये काले रंग का इसलिए है कि काला कलर जो है ऊष्मा का अच्छा शोषक है और इसका जो ऊष्मा है वो बाहर ना जा सके, इसलिए इसको काले रंग का रखा जाता है। ठीक। और लकड़ी का ये डिब्बा है विद्युत रोधी। तो इस प्रकार इसमें खाना तैयार की जाती है। इसमें एक बार सूर्य की ऊष्मा किरणें कुकर बक्से में प्रवेश कर जाती है तो कांच का ढक्कन उन्हें वापस बाहर जाने नहीं देता। साथ ही इस तरह सूर्य की जो अधिकाधिक ऊष्मा किरणें बक्से में रोक ली जाती है, जिसके कारण सौर कुकर बक्से में तापमान 2 से 3 घंटे में ही लगभग 100 डिग्री से अधिक हो जाता है। यह ऊष्मा काले पात्रों में रखी भोजन सामग्री जैसे चावल है, दाल है, सब्जियां हैं आदि को पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसके बाद देखते हैं सौर सेल, सोलर सेल। अब सोलर सेल के बारे में देखते हैं। यह सरलता से देखा जा सकता है कि आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में आजकल जो ट्यूबवेल लगा है, बोर लगा हुआ है, उस बोर या ट्यूबवेल जो है वहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल लगा हुआ रहता है बड़ा बड़ा, तो उसको सौर सेल कहा जाता है। ये युक्तियाँ दिन के कुछ निश्चित समयों में ही उपयोगी होती है। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तत्काल रूपांतरित करते हैं। धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल से 0.5 से 0.1 वोल्ट तथा वोल्टता विकसित होती है तथा लगभग 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर दिया जाता है, छोटे छोटे सेल जो रहता है उसको संयोजित करके बड़ा प्लेट जब बनाया जाता है तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है, जिससे व्यवहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत प्राप्त हो जाती है। जो सौर सेलों में कोई भी गतिमान जो ऊर्जा वो नहीं होता, इनका रख रखाव सस्ता है तथा ये बिना किसी फोक्सन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य करते हैं। सौर सेलों के उपयोग करने का एक अन्य लाभ यह है कि इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में स्थापित किया जा सकता है, जहां विद्युत संचरण के लिए केबल बिछाना अत्यंत खर्चीला तथा व्यापारिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, वहां सौर पैनल लगा करके विद्युत ली जा सकती है। और सौर सेल जो है वो बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति उसमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेलों को बनाने के उपयोग होने वाले विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है। सौर सेलों के उत्पादन की समस्त प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी है। सौर सेलों की जो परस्पर संयोजित करके जो पैनल बनाई जाती है, जैसे सिल्वर या चांदी का उपयोग होता है, जिसके कारण लागत इसका क्या है और वृद्धि हो जाती है। उच्च लागत तथा कम दक्षता होने पर भी सौर सेलों का उपयोग बहुत
से वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुप्रयोग के लिए ये किया जा रहा है। ठीक, ये जो सौर सेल है, जैसे मानव निर्मित उपग्रह तथा अंतरिक्ष अन्वेषण युक्तियाँ जैसे मार्स ऑर्बिटर में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में करते हैं। रेडियो अथवा बेतार संचार तंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों, सौर पैनल का उपयोग किए जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नलों, परिगलों तथा बहुत से खिलौने सौर सेल लगे होते हैं। यानी सौर पैनल के विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई छतों पर भी स्थापित कर सकते हैं इसको, है ना। ये सौर सेल वाला का देखते हैं, जो समुद्रों से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो समुद्रों से ऊर्जा में जैसे ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। ठीक, तो ज्वारीय ऊर्जा घूर्णन गति करती है। पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा की गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों का जो जल है कई स्तर वो चढ़ता व गिरता रहता है। ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये जो ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्रों पर बांध का निर्माण करके किया जा सकता है। बांध के द्वार पर स्थापित जो टरबाइन है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। इसके बाद जैसे तरंग ऊर्जा है, इसी प्रकार जो समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी ढंग से जो संग्रहित इसको भी किया जा सकता है। तरंग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। यानी तरंग के कारण जो टरबाइन है वो घूमता है, जैसे ज्वार ऊर्जा के कारण। इसी प्रकार महासागरीय तापीय ऊर्जा, जैसे समुद्र अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप्त हो जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। और ताप में इस अंतर का उपयोग जो सागरीय तापीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत संयंत्र या ओटीसी विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानते हैं। भूतापीय ऊर्जा जो भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूतपूर्व पट्टी जो है उसके गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों को में जो पिघली हुई चट्टाने के ऊपर उसको धकेल दी जाती है। अर्थात जो भौमिकी परिवर्तनों के कारण भूपर्पट्टी में गहराइयों पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानों के ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है, और कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकलने के लिए निकास मार्ग मिल जाता है। इस निकास मार्ग को गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह जो भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है, जहां इसका दाब अत्यधिक हो जाता है। तप्त स्थलों पर पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाला जाता है, और उच्च दाब पर निकली यह भाप विद्युत जनित्र की टरबाइन को घुमाती, जिससे विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको। उसके बाद आता है नाभिकीय ऊर्जा। तो जो नाभिकीय ऊर्जा है, आपको ज्ञात है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं के नाभिक को घेरे रहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने अध्ययनों से यह ज्ञात किया कि किसी पदार्थ के परमाणुओं के केंद्र में स्थित जो नाभिक असीमित ऊर्जा के भंडार है, इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा जैसे इस प्रकार से बताया गया है कि अभिक्रियाओं से प्राप्त करते हैं। यानी दो प्रकार की अभिक्रिया, एक है नाभिकीय विखंडन और दूसरा है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, तो ये क्या होता है जानते हैं। यानी नाभिक विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है या थोरियम के नाभिक को विभिन्न ऊर्जा जो न्यूट्रॉन में बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमानों के योग से कुछ ही अधिक होता है। जब मूल नाभिक का विखंडन होता है तब नए उत्पादों के द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान से कम होता है। यह द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है। उदाहरण के लिए जैसे यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। तो विद्युत उत्पादन के लिए जो डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया कई भाग होते हैं।
जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पादन या विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। ठीक, इसमें न्यूट्रॉन है वो किसी नाभिक से जब टकराता है तो वो विखंडित हो जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तो श्रृंखला अभिक्रिया जब 92 यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है तथा इसके साथ ही अत्यधिक ऊर्जा एवं 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति मिलने पर ये न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी विखंडित कर देते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही तेजी से चलती रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाता। नाभिकीय विखंडन की इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक, तो ये आगे चलता ही रहेगा। इसके बाद जैसे जिस प्रकार यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 प्लस न्यूट्रॉन और 1 को नाभिकीय विखंडन जब कराया जाता है तो 56 बेरियम 139 और में 36 क्रिप्टॉन 94 प्लस 3 न्यूट्रॉन और 1 उत्पन्न होता है और एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। श्रृंखला अभिक्रिया है वो 2 प्रकार की होती है, एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरा है नियंत्रित कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः 3 यूरेनियम परमाणु का विखंडन करते हैं और पुनः प्रत्येक परमाणुओं से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती जाती है तथा कुछ क्षणों में ही समस्त पदार्थों का विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा एक प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है। इस अभिक्रिया को परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। नियत मात्रा में ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा ऐसा प्रबंध किया जाता है जिससे प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए। इस प्रकार इस अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडनों की दर नियत रहती है और यह धीमी गति से होती है। जैसे नाभिकीय रिएक्टरों में इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं नाभिकीय संलयन होता क्या है। नाभिकीय संलयन आजकल के सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, परंतु एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसपे नाभिकीय संलयन कहते हैं इसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ है 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। जैसे 2,1H प्लस 2,1H ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करेगा 2,4He जो हीलियम है ये वो उत्पन्न होगा और वहां से ऊर्जा उत्पन्न होगी लगभग 21.6 MeV ये ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो इसमें विशाल जो परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न जो उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कुछ कम होता है। इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए जो मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इस ऊर्जा का कुछ लाभ है, जैसे यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, साथ ही अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये तो लाभ है। लेकिन एक हानि है, जैसे अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हुआ। हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्रेडा। ठीक, यानी छत्तीसगढ़ राज्य क्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, इसको क्रेडा कहा गया है। ये होता क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको।